Hello everyone and welcome to Fuses Junior Wing. So we are going to start, this is class 10th and we are going to start the first chapter of civics. Basically you will again get the briefing of the chapter, है ना? So this chapter is basically called, the name of the chapter is Power Sharing. Civics chapter 1, Power Sharing. Before starting the chapter, उसको open करो, खोल दो, हाँ, चलिए बैठ जाओ. So before starting the chapter means going in the chapter, गहराइयों में डूबने से पहले we will first go with the name. First try to understand what is the meaning of the name of the chapter. So as it is given here, it's called power and then the second word is called the sharing. Power. यहाँ जब word power आया, so this word power we have different meaning in of the word power. Power का एक मतलब हम लोग शक्ति भी समझते हैं. So when this term power used as physics, जब ये word power का इस्तेमाल आप physics में करोगे, in sense of terms of science करोगे, it will be called शक्ति. It means potential. It means efficiency. समझ गए clear है? But as we are reading civics, so we will go the social meaning of power. हम पावर के सोशल मीनिंग को समझेंगे, मतलब इसके सामाजिक मीनिंग को समझेंगे. व्हाट इज द सोशल मीनिंग ऑफ पावर? सो द वर्ड सोशल मीनिंग ऑफ पावर इज रेस्पॉन्सिबिलिटी. रेस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नया चीज हो गया ना. कहाँ पावर था, कहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गया. बट एग्जैक्टली दिस इज द ओनली मीनिंग. पावर का मतलब, सोशल मतलब क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी है. अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? अ जॉब, काम, है ना. अब मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे पावर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. समझो, सपोज करो एक फैमिली है. इस फैमिली के अंदर 4 लोग हैं. ब्रदर मोहन, बड़ा भाई मीन्स द एल्डर ब्रदर मोहन, द यंगर सिस्टर कॉल्ड ज्योति एंड यू कैन से द मिडिल ब्रदर, बीच वाला जो भाई है, 3 भाई बहन है. हिज नेम कॉल्ड श्याम, मान लो श्याम. अब क्या किया, जो पापा, इट मीन्स द गार्डियन ऑफ द फैमिली, जो पापा है, पापा ने कहा कि मोहन यू विल टेक केयर द फाइनेंस ऑफ द फैमिली. मतलब आप इस घर के जितने भी फाइनेंशियल चीज़ें हैं उनको देखोगे, आप उन चीज़ों को रिकॉर्ड करोगे. मतलब महीने का खर्चा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर विल रिकॉर्ड बाय यू. कौन? मोहन को कहा ये बात. ज्योति को कहा ऑल मार्केटिंग विल डन बाय यू. पूरा मार्केटिंग तुम डन करोगी. एंड सिमिलरली श्याम को कहा दैट, है ना, ओवरऑल जो पूरे घर का मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस विल डन बाय यू श्याम, है ना. तो इस तरीके से तीनों को ये 3 काम मिला. मतलब क्या दिया पापा ने? रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया. ठीक है. अब ये पावर कैसे हुआ सो समझो. पावर ऐसे हुआ कि व्हेन मोहन विल से टू ज्योति सपोज वन डे ज्योति वेंट टू मार्केट, और ये मार्केट गई और इसने क्या किया, 1 किलो चीनी खरीद के ले आई. द मोहन हु इज द हेड ऑफ फाइनेंस, मोहन ने इसको डांट के कहा क्यों चीनी खरीद के लाई. ज्योति विल रिप्लाई, मार्केटिंग इज माई वर्क, डू नॉट इंटरफेयर इन माई वर्क. अपने काम से मतलब रखो. हिसाब किताब लिखने का काम पापा ने दिया है, चुपचाप हिसाब किताब लिखो कि 1 किलो चीनी आया, 42 रुपए का हुआ. क्या लाएं क्या नहीं लाएं उससे मतलब मत रखो. मेरी बात समझ गए? पावर हो गया ना. ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला, ये पावर में कन्वर्ट हो गया. सेम थिंग हैपेंस एवरीवेयर. ऐसा ही बाबू हर जगह होता है. हर जगह ऐसा ही होता है कि क्या क्या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाती है वो आपकी पावर है. एग्जाम्पल एक और देता हूं. नीतीश कुमार, द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, है ना, ही इज द हेड ऑफ द बिहार डिस्ट्रिक्ट.
Similarly, Prime Minister of India is Narendra Modi. He is the Prime Minister. No doubt, Prime Minister is bigger than Chief Minister. But Nitish Kumar is also having some powers as he holds the post, job of Chief Ministership of Bihar. तो उनके पास बिहार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नरेंद्र मोदी कहेंगे कि नीतीश बाबू बिहार में शराब खुलवा दीजिए. शराबबंदी के कारण है ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं. पहली प्रॉब्लम, बिहार के अंदर टैक्स कम रहा है. दूसरी प्रॉब्लम, सामान महंगे हो रहे हैं. तीसरा प्रॉब्लम कि जितने युवा हैं बिहार के वो सब स्मगलर बन गए, क्योंकि बिक तो रहा है शराब, यानी कि वो लोग चोरी छिपे ला के स्मगलिंग कर रहे हैं. तो आपने शराबबंदी करके बिहार के युवाओं को स्मगलर बना दिया. समझ रहे हो? ऐसा किसने कहा? द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू चीफ मिनिस्टर. नीतीश कुमार कहेंगे कि देखिए देश चलाइए, बिहार में उंगली मत लगाइए, यहाँ होगा वही जो हम चाहेंगे. क्या है कि हम यहाँ के मुख्यमंत्री हैं. देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर में कन्वर्ट हो गया. चाहे कितना भी प्रयास कर ले नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, until unless नीतीश कुमार डू नॉट वांट टू ओपन इट अगेन, ही कांट. जब तक नीतीश कुमार ना चाहे बिहार के अंदर नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं कर सकते. मेरी बात समझ रहे हो? तो कैसे पावर का सोशल मीनिंग होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि इसको जॉब कहते हैं. ठीक, तो पहले वर्ड का मतलब बहुत अच्छे से समझ गए. मतलब समझो कि चैप्टर आधा समझ गए. अब चैप्टर का बाकी बात समझाते हैं. नाउ द सेकेंड वर्ड वी हैव, दैट इज कॉल्ड शेयरिंग. शेयरिंग. शेयरिंग का तुम लोगों को सबको पता है कि शेयरिंग मीन्स व्हाट? डिवाइडिंग एनीथिंग among people is called sharing. Whenever we divide anything among the people or among someone, that is called sharing, है ना. सपोज करो, एक बहुत सिंपल एग्जांपल देते हैं कि why sharing is important. पहले तो ये समझो कि why sharing important, फिर समझाएंगे कि why power sharing is important. पहले ये समझो. सपोज वन डे अ प्लान टेक प्लेस. एक प्लान बना, पापा का मूड अच्छा है, उनकी मान लो है ना जॉब में इंक्रीमेंट हुई. इंक्रीमेंट यानी कि सैलरी बढ़ा. ही इज़ इन हैप्पी मूड. निकलते समय उनको क्या दिख गया? उनको पिज़्ज़ा हट दिख गया या डोमिनोज दिखा. डोमिनोज में गए, सोचे कि भैया एक पिज़्ज़ा ले लेते हैं. तो भैया डबल चीज़ वीज़ डाल के जो बढ़िया वाला एकदम पैन पिज़्ज़ा होता है, पिज़्ज़ा ले आए. पिज़्ज़ा आ गया. घर में है 3 भाई बहन, 3 brothers and sisters आर इन द फैमिली, है ना. जैसा अभी हम लोग एग्जाम्पल दिया, मोहन, ज्योति एंड श्याम. सिमिलरली तो 3 ये हो गए, 2 मम्मी पापा. इट मीन्स 5 आदमी की फैमिली है. फैमिली ऑफ 5 पीपल. अब जरा देखो ध्यान से, पिज्जा के 5 इक्वल टुकड़े अगर हो गए, 1 2 3 4 5, बिल्कुल. देखो पिज्जा के अगर मान लो पिज्जा के 5 इक्वल टुकड़े होंगे, इफ द शेयरिंग विल बी इक्वल, नो वन विल प्रोटेस्ट. लेकिन अगर बड़ा भाई मोहन बोलता है कि वे बाबू हम तो इतना लेंगे, हम इससे कम पे ना मानेंगे, तो तुरंत ज्योति और श्याम को प्रॉब्लम होगी. श्याम बोलेगा तुम बड़ा है तो हमें तो ज़्यादा खाएगा, क्या ज़्यादा लेगा तुम, हमेशा तुम ज़्यादा ले लेता है. नहीं, इट विल हैपन, इट विल हैपन. सिमिलरली अगर ये टुकड़ा श्याम को मिल जाए तो ज्योति एंड मोहन विल हैव प्रॉब्लम. क्यों? छोटा है तो हमेशा ज़्यादा लेगा. एक बात हुआ है, उसका मुंह हमारा मुंह कुछ नहीं. समझ रहे हो? आपका मुंह और हमारा मुंह. तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली शेयरिंग. तो शेयरिंग ऑलवेज टेक प्लेस इन अ इक्वल मैनर. शेयरिंग कभी भी होनी चाहिए तो इक्वल होनी चाहिए. हालांकि इस चैप्टर में हम लोग पिज्जा शेयर तो बिल्कुल नहीं करने वाले हैं. तो इस चैप्टर में हम शेयर क्या करने वाले हैं?
इस चैप्टर में हम लोग शेयर करने वाले हैं राइट्स. In this chapter we are going to share the rights. Now among whom the rights should be shared, है ना? The major question of the chapter is among whom the rights should be shared. Guys, we have to share it among Hindu, Muslim, Sikh, Christians and the others, those who are like Buddha, the Buddhist, the Jews, Jainis, like Jainism, Buddhism, Jews, others, जितने भी हमारे यहाँ लोग हैं, even backward, forward, समझ रहे हो? यहाँ किसमें शेयर होना है? राइट शुड बी इक्वली शेयर्ड अमंग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, यू कैन से जैन, पारसी, यहूदी, जो है सब में बराबर बंटना चाहिए. अब जरा सोच के देखो ना, मैंने आपको शायद पहले भी बोला हो कि अगर किसी मुसलमान से पूछो भारत के अंदर, आई बिलीव कि यू वुड लाइक टू लिव इन इंडिया, इन भारत और इन पाकिस्तान, आई बिलीव the Muslims who belongs to India, they will never ever ready to go Pakistan. पता है क्यों? The single reason is that the Indian Constitution given them equal rights. The Indian Constitution shared the powers equally among all. हर भारत के हर नागरिक, चाहे वो फॉरवर्ड हो, चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, everyone will have the equal rights. The Constitution shared equally and did no discrimination. This is the only reason, guys, that India is unite. आपको जब मैं पढ़ाऊंगा नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर, आपका सेकेंड टर्म में वो आएगा 10th में, वहां मैं आपको लिखा हुआ दिखाऊंगा कि द माउंट बेटन, द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया, व्हेन ही वाज डूइंग द पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, माउंट बेटन ये मुस्कुरा के कहते हुए गया था कि कोई बात नहीं है, रख लो इंडिया, आने वाले 10 सालों के अंदर इंडिया के इतने टुकड़े होंगे कि ये अगला यूरोप बनेगा. लाइक इन यूरोप वी हैव अ वेरी स्मॉलर कंट्रीज, इतनी छोटे छोटे देश हैं कि हमारे यहाँ के एक जिला के बराबर, एक स्टेट के बराबर, बिहार के बराबर यूरोप में एक देश है. तो ये बात वो कह के गए थे कि इंडिया विल ऑल्सो डिवाइड इन मेनी पार्ट्स, अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे इंडिया के. इट वॉज अ मिरेकल गाइज. ये एक जादू है, मिरेकल है, चमत्कार है कि आफ्टर 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस स्टिल वी आर सो यूनाइटेड एंड वी हैव नो सिंगल पार्ट ऑफ कंट्री. रीजन the Constitution of India. Single reason है Constitution of India who divided equal power among all. यहाँ रहने वाले किसी को दिक्कत नहीं है, चाहे वो तमिल बोले, चाहे वो बंगाली बोले, चाहे वो भोजपुरी बोले, चाहे वो पंजाबी बोले, चाहे वो गुजराती बोले. भाषाएं अलग हैं बट फिर भी सब एक है. फूड अलग है फिर भी सब एक है. रीजन, सबके पास पावर सेम है. क्लियर हो गई? तो ये चैप्टर का मूल इतना ही है. पूरे चैप्टर में आप इसी बात को डिटेल्ड वे में पढ़ोगे कि हाउ द पावर्स मीन्स द राइट्स आर शेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री इक्वली फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ आवर नेशन. इज इट ओके? डन. चलिए अब आते हैं, इसको कॉपी कर लो फटाफट से, जल्दी कॉपी निकालो, कॉपी करो. नाउ we will talk about 2 case study. Basically we all belong to CBSE and in CBSE schools we have a system कि हमारे किताबों में केस स्टडी होता है. केस स्टडी का मतलब NCERT try to make you understand by giving some stories. तो हमारे पास अभी 2 स्टोरीज आने वाली है NCERT के द्वारा, where by reading that story we will understand that if अगर power sharing will not take place then what will happen. अगर पावर शेयरिंग ना हो तो क्या होगा? ठीक है, देखो क्या होगा. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द कंट्री कॉल्ड बेल्जियम. ठीक है,
We will talk about first of all a country called Belgium. So this country Belgium having a capital called Brussels. Brussels, ठीक है. And then the other regions like Flemish and other. तो जैसे हमारे भारत के अंदर कैपिटल हमारा है न्यू दिल्ली और बाकी पूरा भारत है, वैसे ही बेल्जियम के अंदर कैपिटल का नाम था ब्रुसेल्स एंड पूरा बाकी अदर बेल्जियम का हिस्सा. अब मुद्दा क्या है कि द इथनिक composition of Belgium was या is, आज भी लगभग ऐसा ही है. देखो, बेल्जियम वॉज टोटली अ क्रिश्चियन कंट्री, ऑलमोस्ट अ क्रिश्चियन कंट्री. सो यहाँ जो डिवीजन ऑफ सोसाइटी था, इथनिक कंपोजिशन का मतलब होता है डिवीजन ऑफ सोसाइटी. ठीक है, ये डिवीजन ऑफ सोसाइटी कैसा था? तो पहली बात करें कैपिटल की, तो कैपिटल के अंदर जितने फ्रेंच स्पीकर्स थे, फ्रेंच स्पीकर्स मतलब फ्रेंच बोलने वाले लोग, इनकी पॉपुलेशन थी 80%. और डच स्पीकर, जो डच स्पीकर थे, उनकी पॉपुलेशन थी 20%. ओके, चलो. तो भैया कैपिटल के अंदर था सिचुएशन कि फ्रेंच स्पीकर्स आर 80%, डच स्पीकर्स आर 20%. वाइल होल कंट्री, पूरे देश के अंदर का सिचुएशन ऐसा था कि द डच स्पीकर्स आर 80%, है ना? दे आर ऑलमोस्ट, नो सॉरी, नॉट 80%, 40%, एक सेकेंड, 40%, 59 फ्रेंच आर 40 एंड जर्मन 1. ठीक, याद आ गया. सो कंट्री के अंदर डच स्पीकर्स आर 59%, फ्रेंच स्पीकर्स आर 40% एंड जर्मन्स आर 1%. तो इनका तो बात ही नहीं करना है पूरे इस केस स्टडी में. बात किसकी होगी? तो इनकी होगी और इनकी होगी, मतलब डच और फ्रेंच की होगी. अब देखो, मुद्दा ये होता था कि वेर एवर इलेक्शन टेक प्लेस, जब भी चुनाव होते थे ना, तो जब पूरे कंट्री का चुनाव होता, उस समय एज द जर्मन्स आर, सॉरी, डच आर इन द मेजॉरिटी, ये लोग मेजॉरिटी ग्रुप है, सो दे वोन इलेक्शन. मतलब देश का चुनाव में डच स्पीकर्स की पार्टी बनती, मतलब इनकी पार्टी जीत के आती और इनका प्रधानमंत्री बनता. समझ रहे हो? बट व्हेन द इलेक्शन ऑफ कैपिटल टेक प्लेस, जब कैपिटल का चुनाव होता, मतलब न्यू दिल्ली, तो जब कैपिटल का चुनाव होता तो वहां पे फ्रेंच स्पीकर्स जीत के आते, जिनकी मेजॉरिटी कैपिटल के अंदर है. ठीक है. अच्छा, इन दोनों को रहना कहाँ है? जैसे दिल्ली में प्रधानमंत्री भी रहते हैं और दिल्ली में ही दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल भी रहते हैं. सिमिलरली ये जो प्राइम मिनिस्टर होना है बेल्जियम का, वो भी कहाँ रहेगा? ब्रुसेल्स में. और जो ब्रुसेल्स का यानी कि कैपिटल का चीफ मिनिस्टर होगा या गवर्नर होगा, वो भी कहाँ रहेगा? ब्रुसेल्स में. तो दोनों के बीच में हमेशा क्या होता था? टकराव होता था. बिकॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ब्रुसेल्स या द गवर्नर ऑफ ब्रुसेल, फ्रेंच, ही इज नॉट गोइंग टू ओबे द डच. वो डच की बात नहीं मानता. एंड डच यूज टू से कि भैया हम मेजॉरिटी में है, हम तुम्हारी बात काहे मान ले, हम नहीं मान, हम जो कहेंगे तो तुम करो. वो कहता कि हम काहे तुम्हारा बात मान ले, या हम मेजॉरिटी में है. तो दोनों के बीच में एक मेजॉरिटी वाली बात होती. सेकंड पोजीशन क्या था? फ्रेंच, ये जो थे दे आर रिच. अब बात करते हैं सोशल कंडीशन. पॉलिटिकल हो गई, अब सोशियो इकोनॉमिक, सोशल और इकोनॉमिक बात करते हैं. तो फ्रेंच, ये लोग रिच थे. ऑल द बिजनेस बिलोंग्स टू फ्रेंच. सारा बिजनेस लगभग फ्रेंच स्पीकर्स ने होल्ड कर रखा था. दे आर एजुकेटेड, ये पढ़े लिखे थे. ठीक है. वाइल जो डच थे ना, दे आर पुअर, दे आर द लेबर एंड दे आर द इलिटरेट.
ये संख्या में ज़्यादा था लेकिन ये गरीब थे, ये इन्हीं के यहाँ काम करते थे, समझ रहे हो। और ये लोग इलिटरेट यानी कि कम पढ़े लिखे थे। अच्छा, फ्रेंच का ईगो यहाँ भी हट होता था कि हम मालिक, हम इसका बात माने, मेरी बात समझ रहे हो, हम पढ़े लिखे एजुकेटेड, तो हम इनकी बात सुने। तो ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है ना, ये कंफ्यूजन बाबू चला है कहाँ? बेल्जियम के अंदर तकरीबन 40 साल। कितना? 40 साल। A kind of civil war take place. Dutch and French speakers often they start fighting each other. Attacks will take place. Strikes will happen. दंगे हुए हैं, बवाल हुए, दोनों में से कोई तैयार नहीं हुआ। फाइनली आपको चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा द बेल्जियम मॉडल ऑफ एकोमोडेशन। फाइनली दोनों पक्षों ने मिलके एक डिसीजन किया। डिसीजन ये किया कि भाई जब कैपिटल की सरकार बनेगी तो आधा सीट डच वाला फ्रेंच को देगा और आधा डच रहेगा। मतलब जब कैपिटल में सरकार बनेगा ब्रुसेल्स के अंदर, वहां भी फ्रेंच 80 होने के बाद भी आधा डच को देगा, 50-50। और जब होल एंड सोल पूरे कंट्री में सरकार बनेगी तो मेजॉरिटी डच होने के बाद भी वो आधा फ्रेंच को देगा। आफ्टर दिस थिंग्स विल गेट नॉर्मल। तो इस केस स्टडी से हमें ये समझ में आया कि किसी भी देश में अगर उस देश के हर नागरिक को, हर वर्ग को, हर सोसाइटी में हर आदमी को बराबर का हिस्सा ना दिया जाए तो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, डिजास्टर्स सिचुएशन विल ऑलवेज टेक प्लेस। ये हमेशा से होता आया है और ये होगा। ये क्लियर हो गई बात आपको? ये स्टोरी समझ में आ गया? ठीक है ना? लिख लोगे? चलो फटाफट से कॉपी करो इसको, जल्दी, डू इट फास्ट। नाउ चलो, now we will go for the next story, and this story is about our neighbor Sri Lanka. This story is going to be very interesting story, इसलिए इस story को बहुत ध्यान से सुनना, because this story caused one of the death of our late Prime Minister, the Prime Minister of India, Rajiv Gandhi. Rajiv Gandhi was died because of the story which I am going to share right now. और ये रियल बात है, मतलब ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं कि आपको बस समझा, for not for entertainment purpose, it's a real factor. ये स्टोरी कारण है राजीव गांधी के डेथ की। आइए स्टोरी समझते हैं। श्रीलंका, इथनिक कॉम्पोजिशन, मतलब श्रीलंका का जातीय समीकरण। द इथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका वाज नंबर 1 द सिन्हालाज, लाइक वी आर कॉल्ड हिंदू आर सेल्फ, जैसे मैं हिंदू हूँ, एंड इंडिया, आई बिलोंग्स टू कंट्री इंडिया, और इंडिया में मेजॉरिटी ग्रुप हिंदू है आज भी। सिमिलरली जो श्रीलंका का ग्रुप था, मेजॉरिटी ग्रुप, दैट वाज सिन्हाला विथ 74%, 74% की आबादी के साथ सिन्हाला। द सेकेंड ग्रुप वाज तमिल्स, द तमिल्स, एंड द तमिल्स आर ऑल्सो हैविंग द 2 कैटेगरी। वन इज द, बेसिकली दे आर 18%, and in this 18%, the Sri Lankan Tamils, those who belongs to Sri Lanka, they are the 13%, and the Indian Tamil, those who belongs to India, the southern part of India, the Tamil Nadu, Kerala, है ना, that kind of place, so they are the basically the 5%. Okay, so they are the Tamils, na, they are the Tamils of the part of the South India, Tamil Nadu, Kerala, and the Karnataka kind of place. They used to always go for the business and all the other reasons, है ना. So they are the Sinhalas and others are the Tamils. How much? कितना हो गया? इन दोनों को जोड़ो, 74 and 18,
अच्छा हमको लगा कहीं जी रेस्ट द रेस्ट आर ऑलमोस्ट वी हैव द 8%, दे आर द क्रिश्चियंस एंड द अदर्स. बात यहाँ किसकी करेंगे? वी विल टॉक अबाउट ओनली दीज टू, द सिन्हालाज एंड द तमिल्स. बेसिकली व्हाट हैपेंड गाइज कि लाइक द इंडिया, श्रीलंका वाज आल्सो अ colonial country. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ colonial? ब्रिटिश रूल्ड बाय. ठीक है, मतलब वेरेवर किसी भी देश के ऊपर जहां पे यूरोपियंस ने कंट्रोल किया है, यूरोपियंस का रूल रहा है, वी विल कॉल दैट कंट्री एज अ colonial country. सो श्रीलंका वाज आल्सो अ colonial country. ठीक है, फंडा ये निकल के आया कि 1950 लाइक आर कंट्री इंडिया, जैसा हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, इन 1950 बेसिकली 48 दे ऑल्सो गेट द फ्रीडम. हु? श्रीलंका ऑल्सो गेट फ्रीडम. और इस आज़ादी के बाद इन 1950 पहली बार 1950 में दे विल हेल्ड इलेक्शन. इनके यहाँ पे चुनाव हुआ है ना. जैसा कि आप सब जानते हो, एक बहुत पुरानी कहावत है, जिसकी लाठी उसका भैंस. द सेम थिंग हैपेंड इन श्रीलंका. What? The same happened in Sri Lanka with the majority population. The Sinhala formed government. They formed government. इन्होंने सरकार बनाई, और सरकार बनाने के बाद इन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से ये लोग इतिहास में यानी कि हिस्ट्री में अमर हो गए. They started a government which was called majoritarianism. It is called a government of majority. इन्होंने कहा ये बहुमत की सरकार है. यहां पे मेजॉरिटी कहने का मतलब ये नहीं है कि मेजॉरिटी लोगों ने वोट दिया था. यहां मेजॉरिटी कहने का मतलब ये है कि जो मेजॉरिटी ग्रुप है ये उसकी सरकार है. मतलब ये सिन्हालाओं की सरकार है. जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इंडिया के, भले ही हम कितना भी यह बात बोले, इवेंचुअली आपको एक चैप्टर पढ़ना भी है सिविक्स में कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज इन क्लास 10th. उस चैप्टर में पॉलिटिकल पार्टीज में आप ये पढ़ोगे, व्हेन यू विल रीड द आइडियोलॉजी ऑफ द पार्टी, आप ये बात पढ़ोगे कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, व्हेन इट वाज स्टार्टेड बाय मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी, अदर्स, दीनदयाल उपाध्याय, ऐसे लोगों ने जब मिलके बीजेपी की शुरुआत की थी, जनसंघ से, जनसंघ बदला था राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस में, और आरएसएस की विंग से निकला था एक राजनीतिक दल जिसका नाम पड़ा भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी. तो बीजेपी वाज कोर्डली, इट वाज मेड ऑन द बेसिस ऑफ हिंदुइज्म. ये हिंदुइज्म के नींव पे ही राष्ट्रवाद, हिंदुत्व के नींव पे ही बीजेपी को बनाया गया था. इसमें कोई दो मत नहीं है. लेकिन व्हेनेवर नरेंद्र मोदी यूज्ड टू एड्रेस द पीपल ऑफ कंट्री, वो कभी भी केवल हिंदुओं को एड्रेस नहीं करते, वो मुसलमानों को भी एड्रेस करते हैं, वो सिखों को भी एड्रेस करते हैं, वो ईसाइयों को भी एड्रेस करते हैं. आखिर यूपी के अंदर, यूपी में दिस टाइम ऑल्सो बीजेपी वोन इलेक्शन. जिस जगह पे मुसलमानों की संख्या, मुस्लिम लोगों की संख्या 30%, 40%, इवन 50% थी, मुसलमान खड़े थे विधायक बनने की रेस में, वहाँ से भी हिंदू कैंडिडेट बीजेपी का जीता. मतलब मुसलमानों ने भी वोट दिया. उसका रीज़न, जब कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है तो वो नाम पूछ के नहीं मिलता भारत में कि तुम्हारा नाम, वो बोलेगा है ना सुल्ताना बेगम, तो कहेगा नहीं तुमको नहीं मिलेगा. अब वो कहेगा मेरा नाम है ना शकुंतला देवी, तो चलो तुमको मिलेगा. ऐसा नहीं होता. वी द गवर्नमेंट यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द पॉलिसी इक्वली अमंग हिंदू एंड मुस्लिम बोथ. यही कारण है कि हिंदुत्व के नाम पे बनी एक पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी आज 2 टाइम से पूरे भारत पे राज कर रही है. जहां मुसलमान भी वोट देता है बीजेपी को, हिंदू भी वोट देता है बीजेपी को. बात समझ गए? लेकिन सिन्हाला में ये नहीं हुआ. मतलब श्रीलंका में क्या हुआ कि अ ग्रुप कॉल्ड सिन्हाला formed their government and this government was called majority government. सरकार बनते ही सिन्हालाज ने यानी कि श्रीलंका में सारे नियम बदल दिए. नियम क्या बदल दिए? The Sinhalas will only get the government job. पूरे देश के अंदर सरकारी नौकरी केवल सिन्हाला करेंगे. नंबर 1, Sinhalas will be only in the government.
सरकार के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला होंगे. नो अदर कम्युनिटी लीडर विल टेक प्लेस इन गवर्नमेंट. नंबर 3, सिन्हाला बिलीव इन बुद्धिज्म. ये लोग बुद्धिस्ट मानते थे, बुद्धिज्म को मानते थे. तो द नेशनल रिलीजन, बुद्धिज्म बिकम द नेशनल रिलीजन ऑफ द कंट्री. अदर रिलीजन्स पीपल आर नॉट अलाउड. भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब. यहाँ से मस्जिद थोड़ी दूर है, नहीं तो आपको शाम 5 सवा 5 में अजान की आवाज़ आ जाती. दिस इज कॉल्ड डिवीज़न ऑफ पावर. यही समाज में बराबर का बंटवारा है. पाकिस्तान चले जाओ और वहाँ माता का जगराता रखवा लो, घर में घुस के काट देंगे. समझ रहे हो? है ना, जगराता रख लो माता का और लाउड स्पीकर थोड़ा बाहर टांग तो लो, अगले दिन आप की बॉडी जल रही होगी. बट दिस इज इंडिया. यहाँ जितनी आज़ादी से माता का जगराता होता है, उतनी आज़ादी से लाउड स्पीकर पे अजान भी पढ़ा जाता है. उतनी ही आज़ादी से वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल यानी कि गुरु अरदास भी होता है. सो दिस इज व्हाट वी कॉल सेक्युलर. लेकिन उन्होंने नहीं बनाया. उन्होंने क्या किया? बुद्धिस्ट बिकम द नेशनल रिलीजन. सिन्हाला, दे स्पीक सिन्हाला लैंग्वेज. So the Sinhala language become the national language of country. In India, we don't have any language, national language. We do not have any national language. कभी सोचा है क्यों भारत में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा नहीं बनाया? ताकि गुजराती बोलने वाले, मराठी बोलने वाले, तमिल बोलने वाले, तेलुगु बोलने वाले लोगों को ये ना लगे कि उनकी भाषा की वैल्यू कम हो गई. समझो कितनी बारीकी से कितना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिखा गया है, जहां भाषा में भी एकता है, यूनिटी है. बट श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ. सो एवरीथिंग इज फॉर सिन्हाला, नथिंग फॉर तमिल्स. दे आर बॉयकॉटेड. इनको अलग छांट दिया गया. दे आर हैविंग नो पावर्स. इवन द सिन्हालास टेकन बैक द राइट टू वोट फॉर देम फ्रॉम देम. इनसे वोट डालने का अधिकार भी छीन लिया. मेरी बात समझ रहे हो? दिस इज वॉट हैपेंड विद श्रीलंका. द तमिल्स को ये बर्दाश्त नहीं था. एंड तमिल्स बिकम द टेररिस्ट ग्रुप, द टेररिस्ट ओवर देयर. तमिल्स लोगों ने टेररिस्ट ग्रुप बना लिए और तमिल्स सिन्हालास पे अटैक करना शुरू कर दिए. तमिल एलम, आप चैप्टर को जब मैं डीपली पढ़ाऊंगा तो आई विल गो थ्रू विद द वर्ड तमिल एलम. तमिल एलम मीन्स द स्टेट वेयर तमिल्स आर इन मेजॉरिटी ग्रुप. ऐसा जगह जहां पे तमिल्स की आबादी ज़्यादा थी. एग्जाम्पल के तौर पे समझो, अगर भारत में भी ऐसा मुसलमानों के साथ हुआ होता कि कोई अधिकार मुसलमानों को नहीं दिए जाते, तो जिन जगहों पे मुसलमान ज़्यादा हैं जैसे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, यूपी में आजमगढ़, नहीं अपने बिहार के अंदर आप चले जाओ पूर्वांचल, सॉरी मिथिलांचल और पूर्वांचल के इलाकों में, उन जगहों पे जो मुसलमान हैं वो हिंदुओं के साथ राइट्स दंगे करते. लेकिन चूंकि हमारे यहाँ इक्वालिटी है इसलिए ऐसा कभी नहीं हुआ, है ना. लेकिन श्रीलंका में क्या हुआ? अ वॉर स्टार्टेड, अ सिविल वॉर स्टार्टेड बिटवीन तमिल्स एंड सिन्हालास. दे स्टार्टेड गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों ने इनको हथियार बेचना शुरू कर दिया. मतलब दे बिकम द हब. ये लोग उनके लिए हथियार बेचने का हब बन गए. वहाँ से हथियार इनके पास आता और ये वो हथियार सिन्हाला के ऊपर मारते. सिन्हालास अपने यहाँ के बम बारूद तमिल्स के ऊपर मारते. मतलब श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर शुरू हो गया. एंड दिस वॉर कंटिन्यूड ऑलमोस्ट 32 ईयर्स. 32 सालों तक लड़ाई चली है. खून, लाखों के खून बहे, हजार सौ नहीं, लाखों के खून बहे. लाखों लोग घर से बेघर हुए. द फर्स्ट मूवी ऑफ अभिषेक बच्चन की पहली मूवी लाइफ की है रिफ्यूजी, जिसमें एक सॉन्ग था, बहुत अच्छा फेमस सॉन्ग है ना, वो पंछी हवा के झोंके, इनको कोई सरहदें ना रोके, जाके सुनना. दैट मूवी वॉज बेस्ड ऑन दिस. ये सेम स्टोरी पे लाखों लोग अपने घर से बेघर हुए, अलग अलग जगहों पे जाके बसे. राजीव गांधी कैसे मारे गए? बिकॉज राजीव गांधी वॉज वन हु, जिनको थोड़ा भी मन नहीं था कि लड़ाई चले.
राजीव गांधी वांट टू मेक अ पीस बिटवीन तमिल्स एंड सिन्हालाज। लेकिन ये बात इंग्लैंड में बैठे, जर्मनी, फ्रांस में बैठे कुछ लोगों को मंजूर नहीं था, बिकॉज उनका हथियार बिक रहा था। इसीलिए उनके फ्लाइट में बम लगा के उनको उड़ा दिया कि ना ये रहेगा और ना ये शांति की बात करेगा। समझ रहे हो? तो ऐसा जब भी पावर शेयर नहीं होता है ना बाबू, ऐसी ही चीज़ें होती हैं, ऐसी ही चीज़ें होती आई हैं। जब भारत और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था, आप वो सीन मूवीज़ में देखते हो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एंड दैट वाज द रियलिटी। इस तरफ से उस तरफ जब ट्रेन जाती थी ना, तो वो ट्रेन लाश लेके जाती थी, और जब उस तरफ से इस तरफ जब ट्रेन आती थी पाकिस्तान से भारत में, तो वो लाश लेकर आती थी। मतलब ट्रेन के अंदर जिंदा बिरले ही कोई आता था, सबकी लाशें भारत आती थी और भारत से पाकिस्तान जाती थी। दैट वाज द सिचुएशन, बिकॉज पीपल डोंट नो देयर राइट्स, दे जस्ट अवेयर, दे डोंट अवेयर विद द थिंग्स कि क्या अधिकार कहाँ मिलने वाले हैं। आज बहुत शांति है, आज तो कुछ है ही नहीं, गया गया जल्दी सब शांति हो गया। सो गाइज, ओवरऑल वी डिड टुडे 2 थिंग्स। नंबर 1, हम लोगों ने ये समझ लिया कि व्हाट इज पावर शेयरिंग, डिवीजन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग पीपल, सिटीजन्स ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड पावर शेयरिंग। Why power sharing is important? Power sharing is important for equal status of all, ताकि सबको बराबरी का अधिकार मिले, सब अपने आप को बराबर समझे, कोई अपने आप को छोटा ना समझे, so that under him a kind of inferiority will come, है ना। एंड थर्ड, हम लोगों ने चैप्टर के अंदर जो दिया गया दोनों केस स्टडी था अबाउट द बेल्जियम एंड अबाउट द श्रीलंका, इसको पढ़ के समझ लिया कि अगर पावर शेयरिंग ना किया जाए तो क्या हो सकता है। इतनी बातें हम समझ चुके हैं। मतलब ये हुआ कि चैप्टर आपका 40% यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब जो इसके बाद चैप्टर है वो है सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बारे में, कि हाउ इंडिया डिड द पावर शेयरिंग, हमारे भारत में पावर शेयरिंग कैसे हुआ है, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स इक्वल राइट्स एंड इक्वल थिंग्स फॉर ऑल। होप यू अंडरस्टैंड। घर जाके बुक से पढ़ लेना, जिनके पास बुक ना हो वो PDF डाउनलोड करके पढ़ लेना, बट एक बार पढ़ लेना, थिंग्स विल क्लियर अप मोर। टिल देन टेक केयर, गुड डे, बाय बाय। वीडियो को दबा के शेयर कर दो भाई, ठीक है। जल्दी से ज़्यादा पहुँचाओ और क्लास में भीड़ बढ़ाओ।